वक्फ के कब्जे का आज से दी एंड हो गया है और वक्फ बोर्ड में लोकतंत्र जिंदाबाद का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हम जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं उसमें लोक का अर्थ है जनता से, यानी कि मुस्लिम एकाधिकार नहीं रहेगा। अब वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग भी शामिल हो सकेंगे। इसके साथ महिलाओं को भी बोर्ड में शामिल होने का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जबकि तंत्र की बात करें तो इसका मतलब प्रशासन से होता है। वक्फ में अब डीएम जैसे अफसर भी शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल की मनमानी पर रोक लगेगी और उसके फैसले को चुनौती देने का अधिकार भी मिलेगा। वक्फ में लोकतंत्र लागू होने से बिना की जमीन पर वक्फ के कब्जे पर भी अब ब्रेक लगेगा। तो पूरी खबर आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 12 बजे संसदीय कार्य मंत्री रिजेजू ने जैसे ही लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया, उसी वक्त वक्फ की मनमानी का द एंड हो गया और इसी के साथ मजहबी बोर्ड में ऐतिहासिक बदलाव का पहला पड़ाव भी पार हो गया। ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी है और कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। बिल पेश करने के साथ किरण रिजिजू ने ये भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में अब 4 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। साथ ही बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाओं की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपल्सरी है। 2 महिला होना ही चाहिए। 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी सरकार का ये दूसरा बड़ा तोहफा है, जब महिलाएं भी वक्फ की मेंबर होंगी। बोर्ड के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के कुल 22 सदस्यों में कानून मंत्री बोर्ड के चेयरमैन समेत 4 गैर मुस्लिम और 3 संसद सदस्य होंगे, तो वहीं 10 मुस्लिम समुदाय में से 2 महिलाएं भी होनी जरूरी हैं। बोर्ड में एक वरिष्ठ वकील समेत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज भी शामिल होंगे। तो वहीं बोर्ड में देश की 4 बड़ी हस्तियां और सचिव स्तर के केंद्रीय अधिकारी भी शामिल होंगे। यानी वक्फ में अब लोकतंत्र जिंदाबाद है। हर तबके, हर धर्म के लोगों की एंट्री का रास्ता खुल गया और यही तो लोकतंत्र के मायने होते हैं। वक्फ संशोधन के विरोध के नाम पर सियासी आंसू भी खूब बहाए गए। वोट बैंक की राजनीति और खुद को सेक्युलर साबित करने की चुनौती। विपक्ष को संसद में उस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा जिसकी तपिश से पूरा का पूरा संसद गूंज उठा। जिस विपक्ष को चुनाव भी एकजुट नहीं कर पाया, वोट बैंक की पॉलिटिक्स उसे वक्फ के अम्ब्रेला तले खींच लाई। टीएमसी हो या सपा, आरजेडी हो या कांग्रेस, सब वक्फ संशोधन के विरोध में अपना अपना संग्राम छेड़ते नजर आए। वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। पहले कांग्रेस और सपा दोनों संसद में वक्फ पर मुस्लिमों के नायक बनने की कोशिश में थे, लिहाजा दूसरे दल पीछे कैसे रहते। संसद ना सही, सड़क पर ही दूसरे विपक्षी दल भी मोर्चे पर डटे दिखे। Under the leadership of the Mamata Banerjee, I strongly oppose the bill in entirety. तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। नोटबंदी से लेकर के जीएसटी या इस देश के पूंजीपतियों को जिस तरीके से आप बेनिफिट पहुंचा के पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं और मुसलमान के नाम पर आप मुसलमान के इश्यूज पर आप देश को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन के नाम पर विपक्ष ने अपने अपने समीकरण साध लिए, वो अलग बात है। विरोध भी वक्फ को पहली परीक्षा में पास होने से रोकने में नाकाम है। अब सवाल ये वक्फ का मुद्दा भी खत्म, अब सियासत किस पर होगी।
वक्फ पर मुसलमान और विपक्ष दोनों विरोध के सुर लगातार बुलंद तो कर रहे हैं, लेकिन इससे आसान भाषा में आपको समझाया जाए कि आखिर संशोधन बिल क्यों लाया गया है। चलिए समझते हैं कि वक्फ संशोधन की ABCD क्या है और क्यों इस पर हंगामा मचा हुआ है। A यानी कि अमेंडमेंट या संशोधन, वक्फ के मौजूदा स्वरूप में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल को लाया गया है। वहीं B का मतलब होता है बोर्ड में बड़ा बदलाव। बदलाव यह है कि अब गैर मजहबी और महिला सदस्य भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा बन सकेंगी। C यानी कि कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी, आपको बता दें कि जिससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता होगी, सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा यहां पर मिलेगा। और D यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वक्फ से जुड़े जितने भी विवाद है उसके समाधान के लिए नई कानूनी प्रक्रियाएं और सुधार लागू किए जाएंगे। खैर, सियासत के बीच समझदार लोग वक्फ संशोधन बिल का समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि वक्फ पर शाहीन बाग बनाने की धमकी देने वालों को एक करारा जवाब है। देखिए किस तरह मुस्लिम समाज वक्फ संशोधन का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ शाहीन बाग गैंग है जो धमकी दे रहा है कि वक्फ में बदलाव हुआ तो शाहीन बाग बना देंगे, और दूसरी तरफ आम मुस्लिम समाज। विरोध की चिंगारी खुद ब खुद दब गई जब मुस्लिमों ने मोदी के समर्थन वाले पोस्टर लहराने शुरू कर दिए, यानी भड़काऊ प्लान काम नहीं आया। यही वजह है कि कई शहरों से वक्फ संशोधन के समर्थन की तस्वीरें आईं। जरा इन 3 तस्वीरों को देखिए। दिल्ली, भोपाल और मुंबई। जब संसद में वक्फ पर संग्राम मचा था, विपक्ष आसमान सिर पर उठाए घूम रहा था, तब मुस्लिम समाज वक्फ पर मोदी के समर्थन वाले पोस्टर लहरा रहा था। वोट बैंक की सियासत करने वालों को तभी समझ आ चुका था कि वक्फ के बहाने अब वोट बैंक की राजनीति का एंड होने वाला है, क्योंकि ये आम मुस्लिम है जिन्हें समझ आ चुका है वक्फ संशोधन मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, बल्कि उसे नई मजबूती और पारदर्शिता देने के लिए है। खुशी का आलम ये कि बच्चे, जवान, महिलाएं सब हाथों में मोदी की तस्वीरें और पोस्टर लेकर समर्थन में आवाज बुलंद करते नजर आए। जैसे कभी 3 तलाक पर कुछ कट्टरपंथियों ने गदर काटा था, बावजूद इसके मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को ऐतिहासिक अधिकार दिए। ठीक वैसे ही वक्फ संशोधन को समझने वाले अब समर्थन में हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। कहीं पटाखे फोड़े गए, कहीं मिठाइयाँ सेवियाँ बांटी गई, तो कहीं जश्न में लोग नाचते नजर आए। वक्फ पर मुस्लिमों के कंधे पर विपक्ष की बंदूक खूब सियासी गोले दागती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ शाहीन बाग मॉडल की धमकी भी दी जा रही है। कुछ भड़काऊ भाईजान पूरे भारत को शाहीन बाग बनाने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। भाईजान का प्लान फिर से शाहीन बाग दोहराने का है। सिर कटाने की बातें हो रही हैं। वक्फ संशोधन पर भड़काऊ ब्रिगेड एक्टिव है, हर तरफ से आग उगली जा रही है, लेकिन इन जहरीले भाईजानों का इलाज भी कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समाज ही है। शाहीन बाग बना देंगे, बनाएंगे, विरोध होगा, बनाएंगे नहीं। अरे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तो सर भी कटाएंगे। जरूरत पड़ी तो हर जगह शाहीन बाग बनेगा। वोट के लिए, हाँ, वोट के लिए सही हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए और आगे के लिए भी और अच्छा ही होगा। वैसे ही अच्छा करेंगे तो अच्छा कहला जाएंगे। वही है, मतलब जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं। बट यानी भाईजान शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम महिलाएं मोदी को समर्थन दे रही हैं। यानी भाईजान के घर में ही वक्फ पर 2 फाड़ हो गए। मौलानाओं का भी यही हाल है, जरा वो भी देखिए। ये अमेंडमेंट्स हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है वक्फ बाय द मुस्लिम एंड फॉर द मुस्लिम है। हाँ, अपोजिशन के लोग ज़रूर शोर शराबा मचाएंगे, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, तो वोट बैंक न खिसके इसके लिए वो ज़रूर हंगामा करेंगे। यानी भड़काऊ भाईजान का प्लान समझदार मुस्लिम समाज ने फेल कर दिया। वक्फ के विरोध में इतनी आवाजें नहीं उठी होंगी जितनी मोदी और संशोधन के समर्थन में उठ खड़ी हुई हैं। वक्फ पर लगातार भड़काऊ बयान यहां पर दिए जा रहे हैं। शाहीन बाग मॉडल की धमकियां भी पूरे देश में दी जा रही है, और इन सब के बीच पुलिस हाई अलर्ट मोड पर दिखी। यूपी से MP तक और बिहार तक चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा नजर आया। एक तरफ संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा था, दूसरी तरफ लगातार शाहीन बाग बनाने की धमकियां दी जा रही थी, तो दूसरी तरफ पुलिस फोर्स शाहीन बाग गैंग को संभालने के लिए तैयार खड़ी थी। शाहीन बाग गैंग को संभालने के लिए पुलिस की जरा तैयारी देखिए। दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, भोपाल से लेकर गया तक पुलिस के चप्पे चप्पे पर पहरा नजर आया। कहीं ड्रोन से निगरानी, कहीं फ्लैग मार्च करती पुलिस, तो कहीं पैदल गश्त करती फोर्स। ये तैयारी देखकर शाहीन बाग बनाने का ख्वाब देखने वाले कट्टरपंथी बिलों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यूपी में तो योगी फोर्स की महिला ब्रिगेड के तेवर देखकर ही बवाली भाईजान के होश उड़ गए।
क्योंकि महिला टीम लगातार राजधानी में पहरा दे रही थी, तो दूसरी तरफ लखनऊ पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। देश की राजधानी दिल्ली में भी पुलिस बेहद चौकन्नी नजर आई। दिल्ली पुलिस के जवान जामिया सहित दूसरे संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग करते नजर आए, जिसके चलते राजधानी में माहौल शांतिपूर्ण रहा। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और लखनऊ में इसी बीच पुलिस ने यहां पर अलर्ट जारी करते हुए पुराने लखनऊ में फ्लैग मार्च भी निकाला है। संवेदनशील इलाकों में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। लखनऊ में आपको बता दें अलर्ट मोड पर पुलिस है और इन सब के बीच आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरह से देखिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। खासकर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस का ये फ्लैग मार्च है। आप देख सकते हैं महिला और पुरुष पुलिसकर्मी यहाँ पर सम्मिलित। वहीं वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच यूपी पुलिस अलर्ट पर है। वहीं हिंसक प्रदर्शन की साजिश को नाकाम करने के लिए फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी का साफ तौर पर आदेश है कि किसी भी इलाके में किसी भी तरह से कोई भी हिंसक घटना नहीं होने पाए। ऐसे में खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है और पुलिस फोर्स को वक्फ संशोधन बिल के मद्देनजर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। लखनऊ की सड़कों पर लेफ्ट राइट करने वाले ये जवान उस आशंका के बाद मोर्चा संभाले हुए हैं जिसमें दंगे जैसी साजिश है। माना जा रहा है कि वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश हो सकती है, जिसे नाकाम करने के लिए योगी फोर्स चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। सीएम योगी का मैसेज क्लियर है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे में डीजीपी प्रशांत कुमार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर यूपी पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। अराजक तत्वों पर नजर रखने की बात कही है। सोशल मीडिया पर निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में फोर्स की तैनाती की गई है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी अलर्ट पर है। पुलिस बल की मुस्तैदी सबसे ज्यादा लखनऊ में देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस से अलर्ट लेने को कहा है और पुराने लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं। इमामबाड़ा समेत आसपास जो तमाम मोन्यूमेंटल जगह हैं यहाँ पर हैं और देखिए जो केंद्रीय सुरक्षा बल के यानी कि एसएसबी के जवान हैं उनको यहाँ पर फिलहाल आज तैनात किया गया है। उनके हाथों में जो उनके हथियार होते हैं अत्याधुनिक वो इस वक्त मौजूद हैं और इसी के साथ लोकल पुलिस भी यहाँ पर लगाई गई है। भारी संख्या में एसएसबी जवानों के अलावा लोकल पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है ताकि यूपी में शांति व्यवस्था में भड़काऊ गैंग खलल न डाल सके। वहीं इस एक्सरसाइज को रामनवमी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हिंदू त्योहार को भी निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है। लोकसभा में मौका वक्फ संशोधन विधेयक पर यहां चर्चा का था, लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने के चक्कर में खुद ही गिरते हुए नजर आए। अखिलेश यादव पर यहां आरोप परिवारवाद का लगा और सदन ठहाकों से गूंज उठा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? अखिलेश यादव के सवाल के बाद ठहाकों की गूंज पूरे सदन में सुनाई देने लगी। डिम्पल यादव और अमित शाह भी खिलखिलाकर हंसने लगे और वक्फ बिल के खिलाफ तनावपूर्ण माहौल कुछ देर के लिए खुशनुमा हो गया। दरअसल अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज पर तंज कस रहे थे और बता रहे थे खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई, जिस पर उन्हीं के अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह ने तंजनुमा जवाब दिया। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देंगे। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अमित शाह के इसी शब्द बाण को अखिलेश यादव समझ नहीं पाए और अपने ही सवालों में उलझ गए। उन्होंने अपनी हंसी रोकने की कोशिश भी की, लेकिन रोक नहीं पाए। वैसे समाजवादी पार्टी पर पहले भी परिवारवाद का आरोप लग चुका है, जो अमित शाह के बयान से फिर से चर्चा में है।
यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय यहां पर बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होते हुए नजर आए। इस मीटिंग का मकसद बीजेपी संगठन और संघ में बेहतर तालमेल के साथ साथ आगामी चुनावी रणनीति भी रहा, जिसका आयोजन गाजियाबाद के सरस्वती विद्या मंदिर में किया गया। इस मीटिंग में खासकर उन मुद्दों पर चर्चा हुई जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। बताया गया कि मीटिंग में पश्चिम और ब्रज क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई। नेताओं की नाराजगी दूर करने की कवायद भी हुई। संगठन और संघ में समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने को लेकर भी बात हुई। संघ और संगठन के बीच इस मीटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पश्चिम और ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को मजबूत करने की रणनीति बन रही है। साथ ही उन नेताओं से भी तालमेल बिठाया जा रहा है जो किसी वजह से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव में भले ही 2 साल का वक्त बचा हो, लेकिन बीजेपी उससे पहले यूपी में तमाम खामियों को दूर करना चाहती है। तो वहीं इस चुनौतीपूर्ण राह में संघ भी कदम से कदम मिलाकर बेहतर समन्वय की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू वोटों को एकजुट करने की कवायद अब शुरू हो गई है। सियासी पार्टियां अभी से ही माहौल बनाने में लगी हुई है और बंगाल की लड़ाई अब रामनवमी पर आ गई है। शायद इसीलिए कोलकाता की सड़कें राम के रंग में रंगी हैं। सड़कों पर भगवा झंडे और पोस्टर नजर आ रहे हैं। हर ओर रामनवमी की शुभकामनाओं के पोस्टर लगाए गए हैं और बीजेपी का झंडा भी फहरा रहा है। यहाँ पे इतनी बड़ी तोरण बनाया गया है, गेट बनाया गया है और यहाँ पे बगल में लिखा है कि रामनवमी सभी लोग पालन करें। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर, जहाँ पे साफ तौर पे राम जन्मभूमि, राम मंदिर, उसका बहुत ही शानदार भव्य तस्वीर लगाया गया है। अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए रामनवमी से पहले कोलकाता को राममय बनाने की पूरी तैयारी है और इसीलिए हिंदू संगठन राम नाम का जयघोष कर रहे हैं। रामनवमी के मौके पर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिशें हो रही हैं और इसके लिए हर कोई जोर लगा रहा है। एक एक हिंदू को जोड़ा जा रहा है। सब एकजुट हुए हैं। अभी हमारे सिर्फ 10% हिंदू जागे हैं और जिस दिन हम 40% हिंदू अगर पूरे विश्व में जाग गए, पूरे भारत में जाग गए, तो उस दिन इन कठपुतलों का कोई ये नहीं रहेगा, असर नहीं रहेगा, ये कुछ भी नहीं बचेगा। अगले साल यानी 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और इसीलिए रामनवमी पर सियासी पार्टियां माहौल बनाने में लगी हैं। पूरे कोलकाता में भगवान श्री राम के साथ पीएम मोदी और शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर लगे हैं और रामनवमी पर हिंदुओं को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। यानी पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों के चलते राज्य में रामनवमी का त्योहार सियासी रूप से बेहद अहम हो गया है। और देखिए, ऐसा लगता है कि कर्नाटक सरकार कर सरकार बन गई है। कर यानी कि टैक्स। पहले दूध और बिजली के दाम राज्य में बढ़ाए गए और अब राज्य सरकार ने डीजल पर भी 2 रुपए बढ़ाकर जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। दूध और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कर्नाटक सरकार ने आम जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका दिया है। सरकार ने डीजल पर कर्नाटक बिक्री कर दर को 18.4% से बढ़ाकर 21.17% कर दिया है, जिसके चलते डीजल की कीमत प्रति लीटर 2 रुपए बढ़कर 91 रुपए 2 पैसे हो गई है। इससे पहले कर्नाटक में जून 2024 में डीजल पर टैक्स की बढ़ोतरी की थी। कर्नाटक की चिंता सिर्फ डीजल ही नहीं, बल्कि सिद्धारमैया सरकार ने हाल में कई चीजों के दामों में बढ़ोतरी की है। बस किराए में 15% और मेट्रो किराए में 71% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ी हैं। खासकर दूध के दाम में 4 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। लगातार टैक्स और किराए में बढ़ोतरी के चलते सरकार को कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। बावजूद इसके कर्नाटक सरकार लगातार चीजों के दाम बढ़ा रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र सरकार के खिलाफ लामबंद है। उन सरकारी परियोजनाओं के विरोध में सड़कों पर है, जिसका निर्माण यूनिवर्सिटी कैंपस के पास वाली जमीन पर होना है। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हो गया। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन में शामिल भीड़ जब हिंसक हुई तो पुलिस लाठी डंडे बरसाने लगी। हंगामा करने वाले छात्रों को खदेड़ दिया गया और दौड़ा कर उनकी पिटाई करने लगे। दरअसल तेलंगाना सरकार इस विवादित जमीन पर आईटी परियोजनाएं विकसित करना चाहती है। सरकार का दावा है कि ये जमीन उसकी है, विश्वविद्यालय की नहीं। सरकार के इस दावे के बाद से ही छात्रों का प्रदर्शन और उग्र हो चुका है।
जिसके बाद विवादित जमीन पर भारी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद सेना का तलाशी अभियान इलाके में लगातार चल रहा है। डोडा के बर्फीले इलाकों में सेना के जवानों ने यहां पर गश्त और भी ज्यादा तेज कर दी है। आतंकियों की तलाश में यहां ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चारों ओर सफेद बर्फ का पहाड़, दुश्मनों और आतंकी घुसपैठ का साया और किसी भी विपरीत हालत के लिए तैयार, हरदम अलर्ट और चौकन्ने, ये हिंद के फौज के वो सिपाही हैं जिनके भरोसे आप और हम चैन से सोते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की है, जहां कठुआ में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए सेना ने डोडा के बर्फीले और दुर्गम इलाकों में निगरानी तेज कर दी है। लगातार पिछले 1 महीने से यहाँ पेट्रोलिंग की जा रही ताकि इस चीज को इंश्योर किया जाए कि फिर से यहाँ मिलिटेंट्स को जो है यहाँ ना आने दिया जाए और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कठुआ में आतंकी हमले के बाद खतरे को देखते हुए सेना ने डोडा जिले में अब सुरक्षा कड़ी कर दी है। ऊंचे बर्फीले इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हथियारबंद सेना के जवान बर्फबारी के बीच आतंकी और बर्फबारी की दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जानलेवा बर्फ के बीच ये जवान हाथों में बंदूक और सर्च ऑपरेशन वाले अत्याधुनिक औजारों के साथ मुस्तैद हैं। फिलहाल कठुआ और डोडा में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। बर्फीले इलाकों में सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। बिहार के सुपौल में मंदिर में तोड़फोड़ का बांग्लादेशी मॉडल सामने आया है, जहां पर नवरात्र के मौके पर असामाजिक तत्वों ने दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पूरे इलाके में इस वक्त माहौल तनावपूर्ण है। देवी दुर्गा मंदिर के अंदर बिखरा ये सामान इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है और इसीलिए स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि लोगों को शांत करने के लिए भारी पुलिस अमला इकट्ठा हो गया। मामला वीरपुर के सीतापुर इलाके में स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर का है, जहां बीती रात कुछ असामाजिक तत्व ने मंदिर में घुसकर चोरी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। ग्रामीणों के मुताबिक सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना की गई थी। सुबह जब पुजारी और स्थानीय लोग मंदिर में पहुंचे तो ताला टूटा मिला। मंदिर में सामान भी बिखरा था, कलश टूटे थे और प्रतिमा से भी छेड़छाड़ हुई थी। खबर जंगल में आग की तरह फैली। हजारों की भीड़ मंदिर पर इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया और छानबीन शुरू की गई। नवरात्र के मौके पर आस्था को ठेस पहुंचाने वाली इस हरकत से लोगों में भारी गुस्सा है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। अगली खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर एक अवैध दरगाह को लेकर जमकर बवाल मचा है। अवैध दरगाह पर बुलडोजर का खतरा है, क्योंकि महानगर पालिका ने दरगाह की दीवार पर नोटिस लगाया और एक्शन की तैयारी में जुट गई है। ये है नासिक के काठेगली सिग्नल में स्थित विवादास्पद दरगाह, जिसकी दीवार पर नासिक नगर निगम ने नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कहा गया कि 15 दिन के अंदर अतिक्रमण स्वयं हटा लें। अगर 15 दिन में अतिक्रमण नहीं हटा तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। नगर निगम के नोटिस के मुताबिक ये धार्मिक स्थल अनधिकृत है। कुछ दिन पहले नगर निगम ने पुलिस सुरक्षा में इसी दरगाह पर विवादित अतिक्रमण हटाया था। नगर निगम द्वारा नोटिस जारी करने के बाद अब इस धार्मिक स्थल के ट्रस्टियों की क्या भूमिका होगी, इस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हालात ना बिगड़े, इसलिए इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। राजस्थान के जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश में शामिल फरार आतंकी फिरोज सब्जीवाला को रतलाम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आतंकी सब्जीवाला पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये वही खूंखार आतंकी फिरोज सब्जीवाला है, जिसने जयपुर ब्लास्ट की साजिश रची थी, लेकिन अब ये रतलाम पुलिस की गिरफ्त में है। अलसूफा के आतंकी फिरोज सब्जीवाला पर एनआईए ने 5 लाख का इनाम रखा था। ये आतंकी अलसूफा के 5 मुख्य संस्थापक सदस्यों में से एक और संगठन का खजांची भी था। आतंकी फिरोज खान रतलाम का ही रहने वाला है। वो ईद के लिए अपने घर आया था। इस आतंकी की तलाश में रतलाम में पोस्टर भी लगाए गए थे। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आतंकी को दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक आतंकी फिरोज सब्जीवाला पुलिस कस्टडी में है और कड़ी सुरक्षा के बीच उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल 30 मार्च 2022 को राजस्थान के निम्बाहेड़ा में 12 किलो आरडीएक्स के साथ फकीर मोहम्मद अल्तमस और सरफुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये सभी जयपुर में सीरियल ब्लास्ट के लिए कार से आरडीएक्स लेकर जा रहे थे। गिरफ्तार हुए सभी आतंकियों ने साजिश में शामिल 11 आतंकियों के नाम बताए थे, जिसमें 11वां आतंकी फिरोज सब्जीवाला था, जिसे रतलाम पुलिस ने दबोचा है। आतंकी फिरोज सब्जीवाला की तलाश में कई बार एनआईए ने रतलाम में दबिश दी। वो हाथ नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार खुफिया इनपुट के आधार पर आतंकी फिरोज सब्जीवाला को अरेस्ट कर लिया गया।
हरियाणा में एक बार फिर से सूटकेस मर्डर कांड से हड़कंप मच गया है। गुरुग्राम के बाद अब फरीदाबाद में एक सूटकेस में शव मिलने की वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तस्वीरें फरीदाबाद के अरावली के जंगलों की है, जहां एक सूटकेस में मानव अवशेष मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि किसी राहगीर ने पुलिस को जंगल में पड़े एक सूटकेस से बदबू आने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सूटकेस से मानव के अवशेष बरामद किए गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये शव 6 से 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। बरामद शव का सिर गायब है, इसलिए ये पहचान करना मुश्किल हो रहा है कि ये शव किसी महिला का है या फिर किसी पुरुष की डेड बॉडी है। सिर भी नहीं है, बिना सिर की डेड बॉडी है। तो प्रथम दृष्टिया कोई क्लोज या कोई नो नहीं है जिसने मर्डर करके और सिर को कहीं और खुर्द किया है। तो इसको पहचान भी कराई जाएगी केस दर्ज करके और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने मर्डर के एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है और शव की पहचान के लिए दिल्ली समेत आसपास के जिलों की पुलिस से भी जानकारी मांगी है। फरीदाबाद पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि अगर उनके किसी परिचित की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है या वो किसी लापता व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो वो सूरजकुंड पुलिस स्टेशन से आकर संपर्क कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण पर बहुत बड़ी चोट की है। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो कि जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि इस्लाम धर्म में परिवर्तन तभी वैध माना जाएगा जब वो पूरी तरह स्वेच्छा से किया गया हो, क्योंकि जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी और अवैध है। कोर्ट ने ये टिप्पणी दुष्कर्म और धर्मांतरण के एक मामले की सुनवाई के दौरान की। रामपुर के तौफीक ने याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने तल्ख टिप्पणियों के साथ खारिज किया। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला का शरीर उसका मंदिर है और पवित्रता उसकी नींव, इसको किसी कीमत पर हिलाया नहीं जा सकता। दुष्कर्म जैसे अपराध जीवन की गरिमामयी सांसों को दबा देते हैं। इस्लाम धर्म में परिवर्तन तभी वैध माना जाएगा जब व्यक्ति बालिग हो, मानसिक रूप से सक्षम हो और स्वयं की इच्छा, अल्लाह की एकता और विश्वास के आधार पर धर्म अपनाए। कोर्ट ने ये टिप्पणी दुष्कर्म और अवैध धर्मांतरण के मामले में कार्यवाही रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए की। याचिकाकर्ता तौफीक का आरोप है कि उसके जीजा मोहम्मद अयान ने फेसबुक पर राहुल नाम से आईडी बनाई, एक महिला को प्रेम जाल में फंसाया, दुष्कर्म किया, फिर धर्मांतरण की बात नहीं मानने पर मारपीट की। इसमें तौफीक भी बराबर का सहयोगी था। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जबरन, प्रलोभन, धोखाधड़ी, गलत प्रस्तुति या अनुचित प्रभाव से कराया गया धर्म परिवर्तन कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकता। यूपी के मुजफ्फरनगर में वकील पत्नी और आर्किटेक्ट पति के बीच हनीमून से लेकर धरने तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया है और स्थानीय लोगों की पंचायत के बाद वकील की पत्नी को ससुराल में भी एंट्री मिल गई है। एक रिपोर्ट देखिए। 2 महीने पहले धूमधाम से शादी, फिर विदेश में हनीमून, 50 लाख रुपए की मांग, ससुराल के बाहर धरना और फिर वकील पत्नी की ससुराल में एंट्री। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर में वकील पत्नी और आर्किटेक्ट पति की असली जिंदगी का ड्रामा है जो कई दिनों तक चला और पति पत्नी के बीच समझौते के बाद आखिरकार खत्म हो गया। दरअसल शादी के बाद वकील पत्नी और आर्किटेक्ट पति हनीमून पर बाली गए थे और वहीं दोनों के रिश्तों में दरार पड़ गई। पति पत्नी हनीमून बीच में छोड़कर ही वापस आ गए और ससुराल में एंट्री ना मिलने पर शालिनी परिवार के साथ पति प्रणव के घर के बाहर धरने पर बैठ गई और पति पर 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा दिया। वहीं आर्किटेक्ट पति प्रणव ने पत्नी से अपनी जान का खतरा बताया और आशंका जताई कि उसका हश्र भी मेरठ के नीले ड्रम कांड या मुजफ्फरनगर के कॉफी जहर कांड जैसा हो सकता है। क्योंकि 6 दिन मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता और वो घटना इसी तरीके की अंदेशा देती हैं, या तो मेरे को इस तरह से मार के ठिकाने लगा दिया जाएगा या फिर मेरे को कॉफी में जहर पिला के मिला दिया जाएगा। ये पति पत्नी के बीच चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे को सुलझाने के लिए स्थानीय लोगों की पंचायत हुई, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति के बाद विवाद सुलझा लिया गया। बहुत लंबी चर्चा के बाद इस सब विषय का समाधान हो गया है और बेटी को लेकर आज प्रणव अपने हाथ से अंदर परिवार में जाएगी। उत्तर प्रदेश की अमरोहा पुलिस ने ड्रम हत्याकांड का एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पत्नी की प्रेमी की हत्या के आरोप में जब पुलिस ने यहां आरोपी को गिरफ्तार किया तो कई बड़े खुलासे हुए। हत्यारोपी पति ने खुलासा किया कि उसे शक था कि पत्नी का आशिक उसे मारकर ड्रम में भरने की योजना बना रहा था, इसलिए उसने खुद ही पत्नी से प्रेमी को बुलवाकर उसकी हत्या कर दी। मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 2 दिन पहले कोशिंदर नाम के एक शख्स का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक कौशिंदर के जमुना देवी से अवैध संबंध थे, जिसका पता जमुना के पति वीरपाल को चल गया। वीरपाल को शक था कि कौशिंदर उसे रास्ते से हटाकर उसकी पत्नी के साथ रहना चाहता है,
इसी डर के चलते वीरपाल ने अपने पत्नी और साले के साथ मिलकर साजिश रची और पत्नी से प्रेमी को बुलवाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अगली खबर बताने से पहले हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि किसी भी फैंटेसी गेम में ऑनलाइन पैसा लगाने से आर्थिक जोखिम आपको उठाना पड़ सकता है। लेकिन हरियाणा के करनाल में एक सरपंच ने जोखिम उठाकर माई 11 सर्कल पर 3 करोड़ जीत लिए। मंगलवार को आईपीएल में लखनऊ और पंजाब का मैच था। इसमें सुहाना गांव में सरपंच प्रतिनिधि और अटल सेवा चलाने वाले विक्रम ने 49 रुपए लगाकर टीम बनाई। उनकी किस्मत साथ दे गई और टीम भी चल गई, जिससे उन्होंने 3 करोड़ रुपए और महिंद्रा थार जीत ली। ड्रीम 11 टीम बनाकर विक्रम रातों रात करोड़पति बन गए, जिससे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। तो कल मैच हुआ था लखनऊ और पंजाब का, उसमें मैंने 49 रुपए लगाए थे। ठीक है सर, तो उसमें फर्स्ट प्राइज जीता 3 करोड़ प्लस महिंद्रा थार। विक्रम पहले भी ड्रीम 11 पर जीतते आए हैं, लेकिन इस बार की जीत बड़ी है, इसलिए उन्होंने युवाओं से अपील भी की है कि इसकी लत ना पाले। इसकी लत ना पाओ, सिर्फ मनोरंजन के लिए खेल लो, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करो इसमें। इतनी बड़ी राशि जीतने के बाद विक्रम के परिवार में खुशी का माहौल है। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार उन्हें घर पर बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। अभिनेता सलमान खान की फिल्म सिकंदर थिएटर्स में आ चुकी है और इस फिल्म को लेकर लोगों में अजब गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। मालेगांव में फिल्म सिकंदर की स्क्रीनिंग के दौरान तो फैंस ने थिएटर में ही पटाखे फोड़ डाले। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फैन फॉलोइंग का जबरदस्त क्रेज एक बार फिर देखने को मिला, लेकिन इस बार उनके फैंस की दीवानगी हद पार कर गई, क्योंकि सिकंदर की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर के अंदर फैंस ने पटाखे फोड़ दिए। सिकंदर की स्क्रीनिंग के दौरान फैंस इस तरह बेकाबू हुए कि थिएटर के अंदर ही पटाखे जलाए। सीटियों और नारेबाजी के बीच माहौल पूरी तरह से हाई वोल्टेज हो गया। जरा सोचिए, कोई चिंगारी शोले का रूप ले लेती तो ना सिकंदर चल रही होती, ना उसे देखने वाले वहां नजर आते। सलमान खान के फैंस के लिए उनका स्टारडम किसी त्योहार से कम नहीं, लेकिन ये प्यार कहीं खतरे में न बदल जाए। अब सवाल उठता है कि फिल्म की दीवानगी के बहाने थिएटर में दिवाली मनाने वालों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। और देखिए, कब किसे दिल का दौरा पड़ जाए यहाँ पर कहा नहीं जा सकता। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली उत्तराखंड के रुड़की से, जहाँ पर चलती बस में अचानक से ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया और फिर हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही बस अचानक टिन शेड में जा घुसी। ये हादसा बेहद भीषण था। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यात्रियों को मामूली चोट आई है। घटना के बाद की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें बिल्डिंग के बाहर लगे टिन शेड से बस जा टकराई। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो किसी तरह दुर्घटनाग्रस्त बस को वहां से हटाया गया। बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं, तो वहीं ड्राइवर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया गया है कि हार्ट अटैक की वजह से ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया और बस सड़क किनारे बिल्डिंग से जा टकराई। बिहार के बेगूसराय में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने रंगदारी न देने पर एक दुकानदार से लूटपाट की और उसके बाद उसके बुलेट में यहां पर आग लगा दी। आग की लपटों में घिरी ये बुलेट बाइक है, जिसे बेखौफ बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बुलेट बाइक बीच सड़क पर धू-धू कर जल रही है और कुछ लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बदमाश कन्हैया ने हार्डवेयर दुकानदार पुरुषोत्तम से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और जब रंगदारी नहीं मिली तो दुकानदार के साथ लूटपाट के बाद उसकी बाइक में आग लगा दी। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के वंदवार गांव की है। आरोप है कि बदमाश कन्हैया कुमार और उसके साथियों ने मारपीट के बाद 7,500 कैश और 4 लाख की गोल्ड चेन भी लूट ली। फिलहाल मामले की शिकायत पुलिस में की गई है। जिस टमाटर ने कभी दोहरा शतक जड़ के लोगों की जेब ढीली कर दी थी, आज उसी टमाटर की हालत इतनी खराब हो गई है कि कीमत 2 रुपए भी नहीं रह गई है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में हालात ये है कि टमाटर के किसान अब रोने पर मजबूर हैं। कभी 200 से 250 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 2 से 10 रुपए में लावारिस पड़ा है। आलम यह है कि मंडियों में टमाटर फेंकने की नौबत आ गई है। टमाटर की कीमत में आई भयंकर गिरावट ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मंडी में शानदार टमाटर भी 12 से 13 रुपए किलो पर सिसक रहा है। ये
टमाटर का ट्रक है, पूरा टमाटर से लबालब भरा हुआ है और इस टमाटर का आज की तारीख में कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। अगर बात करते हैं टमाटर की, तो टमाटर का जो रेट है वो औंधे मुंह गिर चुका है। जो किसान खेतों में दिन रात मेहनत कर लाल सोना उगाते हैं, आज उन्हीं टमाटर की हालत इतनी खराब है कि गाड़ी का किराया भी नहीं निकल रहा। ट्रक में टमाटर लाओ, बेचो या फेंको, फायदा जीरो। 4 महीने हो गए, सितंबर से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च और अब अप्रैल भी चालू हो गया, 5वां महीना चल गया। टमाटर की वो हालत खराब है, बहुत ही बुरी हालत है। टमाटर को कोई लेने वाला नहीं है, सामने गाड़ियां खड़ी है। महंगाई के दौर में टमाटर सस्ता हो गया, लेकिन किसानों के हालात महंगे सवाल खड़े कर रहे हैं। कल तक टमाटर की कीमत पर हाय तौबा मची थी, आज किसानों की हालत को कोई देखने वाला तक नहीं। बिहार के शेखपुरा में पार्कों में एंट्री फीस के नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों का यहां पर गुस्सा देखने को मिला। पार्कों में एंट्री फीस के विरोध में शेखपुरा में यहां पर लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सैकड़ों की संख्या में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग सड़क पर उतर आए और पार्क में मुफ्त एंट्री की मांग को लेकर बीच सड़क पर ही एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। पार्क में लोगों का ये प्रदर्शन नगर थाना इलाके के श्यामा सरोवर पार्क को लेकर था, जहां सरकार ने 1 अप्रैल से पार्क में एंट्री के लिए शुल्क अनिवार्य कर दिया, जिसका विरोध जताने के लिए लोग सुबह ही सड़क पर जुट गए और वहीं एक्सरसाइज करने लगे। सड़क पर एक्सरसाइज कर रहे लोगों ने पार्क में सुबह 4 बजे से 9 बजे तक मुफ्त एंट्री की मांग की, सड़क पर जाम लगाया और जमकर नारेबाजी भी की। लोगों के प्रदर्शन के बाद सड़क पर जाम लग गया और वहां वाहनों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। फिलहाल प्रशासन हालात को संभालने में जुटा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से दर्दनाक हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है और फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि डिवाइडर से टकराने के बाद एक कार 20 बार पलटी है। इस दौरान कार में सवार लोग हवा में उछलते हुए दिखाई दिए। हादसे के वक्त की ये तस्वीर बेहद खौफनाक है। गाड़ी इतनी बार पलटी कि आप गिनती भूल जाएंगे। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि कार से गिरने के बाद उनकी मौत हुई है। दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि डिवाइडर से टकराने के बाद एक कार 20 बार पलटी। इस दौरान कार में सवार लोग हवा में उछलते हुए दिखे। घटना कर्नाटक के चित्रदुर्ग की है। बताया गया कि रफ्तार तेज होने की वजह से बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से ये भीषण हादसा हुआ है। और अगली खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार हादसे का यहां शिकार हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। वीडियो में नजर आ रही ये जगह है कांजीगुंड की नायवुक टनल NG 44। अचानक एक तेज रफ्तार कार आई और पलक झपकते पुलिस बैरिकेडिंग से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो काफी दूर तक बैरिकेडिंग को घसीटते हुए चली गई और इसके बाद सब कुछ धुआं धुआं हो गया। आगे जाकर ये कार एक पोल और पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे का शिकार हुई कार जम्मू से आ रही थी, लेकिन तेज रफ्तार के कारण नियंत्रण खो बैठी और पुलिस बैरिकेडिंग से टकरा गई। इस दिल दहलाने वाले हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। घायलों में एक शख्स SPO है, जो घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात थे, जिन्हें गाड़ी ने टक्कर मार दी। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। उत्तराखंड से लेकर बिहार तक आज भीषण आग का कहर देखने को मिला है। उत्तराखंड के विकास नगर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं बिहार के बेगूसराय में आग की तेज लपटों ने कबाड़ के गोदाम को जलाकर ही राख कर दिया। और उत्तराखंड और बिहार में लगी भीषण आग का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों जगहों पर भीषण आग के बाद कबाड़ का गोदाम धू धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। उत्तराखंड के विकास नगर में एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। बताया गया कि कबाड़ का ये गोदाम ढकरानी गांव के बीच में बना था, जिसमें सीट कवर और रबड़ जैसी ज्वलनशील चीजें रखी थी, जिसकी वजह से आग ने और भयानक रूप ले लिया और पूरा कबाड़ का गोदाम धू धू कर जलने लगा। इस दौरान भीषण आग के बाद गोदाम से कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी।
वहीं बिहार में बेगूसराय के रिफाइनरी थाना इलाके में भी एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। ये आग इतनी भयंकर थी कि आसमान में दूर दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। बाद में घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था।